ओके। तो आप सबका नीचे स्वागत पानी है रीड पानी विथ भर के दे। टीचर। रीड विथ टीचर के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में इस मंच के जरिए हम लोग पिछले 3 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शिक्षा साहित्य खास करके पढ़ने पढ़ाने उसका सृजन करने का एक माहौल तैयार हो। और ये बहुत खुशी की बात है कि समय समय पर हमारे अपने शिक्षक साथी इतने शानदार साहित्य का निर्माण करते हैं कि हम उनकी किताबों को इस मंच के जरिए पढ़ते हैं। और मैं उन सबसे दरख्वास्त भी करता रहता हूँ। आज हमारे साथ देवेश जी हैं जिनकी किताब मेट्रोनामा पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जिस कदर देवेश जी आपने इस खूबसूरती से फेनोमेना को कैप्चर किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो हमारी स्कूल की जिंदगी है उसके आसपास की होती हुई जो घटनाएं हैं वो भी कभी शायद स्कूल नामा या कक्षा नामा या ऐसे ही किसी भी नाम से कैप्चर होगा। तो बहुत ही खूबसूरत, इनफैक्ट आपका किताब मैंने कल पढ़ना शुरू किया और आज से ही मेट्रो में बैठते ही जैसे लगता है कि मैं अलग अलग चश्मे को से पहन के बैठा हुआ हूँ, एकदम अलग अलग तरीके से चीजें दिखने लगी थी। तो ये काबिलियत होती है, खासियत होती है एक लेखक की कैसे अपने पाठकों को वो एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव देता है, दृष्टिकोण देता है चीजों को देखने समझने का। तो इस बेहतरीन काम के लिए, साहित्य सृजन के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत बधाई। साहित्य आई मीन ये जो मैंने किताब में देखा, आपने जो ये वाला दिया हुआ, ये बहुत सिंबॉलिक और इम्पोर्टेंस है इसका भी। पिछले सप्ताह ही मैंने एक लेख लिखा था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे साहित्य बांधता है एक पूरे समूह को। तो ये जो हाथ से पकड़कर लटकने वाला है मेट्रो में जो लोग हिलते डोलते भी गिरते नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अप्रत्यक्ष तरीके से साहित्य की यही भूमिका होती है। एक बहुत बड़े समूह को दलित साहित्य ने बांधे हुआ है। अलग अलग समय पे किसानों से जुड़ा हुआ साहित्य किसानों को बांधता है। जो स्त्री साहित्य है वो दुनिया भर की स्त्रियों को एक समूह के रूप में पहचान देता है। उनकी आवश्यकताओं को, उनके संघर्ष को अभिव्यक्त करता है। तो आप अब इस वक्त दुनिया में मेट्रो भी एक फेनोमेना है। तो भले दिल्ली मेट्रो ही नहीं, मुझे लगता है कि कोई न्यूयॉर्क के सबवे में सफर करता है और उसको भी आपकी किताब हाथ लग जाए तो वो भी रिलेट कर पाएगा कि यहाँ यहाँ, भले ही उसको नाम वो फेमिलियर नहीं लगेगा लेकिन वो जरूर रिलेट कर पाएगा। तो एक बहुत बड़ी आबादी मुझे लगता है दुनिया में, अगर अंदाजा लगाया जाए तो आई गेस कि 2-3 अरब आबादी जरूर मेट्रो से परिचित है या मेट्रो उनकी जीवन यापन मतलब जीवन रेखा का हिस्सा बन चुका है, वो उससे चलते हैं और वो इससे काफी डीपली रिलेट कर सकते हैं। तो इस बेहतरीन साहित्य के निर्माण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चर्चा के लिए देवेश भाई आपका, आज हमारे साथ अशोक जी भी जुड़े हुए हैं जो खुद एक बहुत शानदार कवि हैं, लेखक हैं, मैथ पढ़ाते हैं, हमारे मेंटर साथी हैं। और चंदन जी, तो आप सबका स्वागत है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए ये मंच में आप तीनों लोगों को, चंदन जी, आपको, अशोक जी को और देवेश जी को अब हैंड ओवर करता हूँ। आप सबका स्वागत है और इस चर्चा को अब यहाँ से आगे बढ़ाया जा सकता है। जी चंदन जी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप सभी का शुक्रिया अदा करूं। और आपने इतनी लंबी चौड़ी तारीफ की, मैं बीच में रोकना चाह रहा था, फिर मुझे लगा तारीफ थोड़ी सुन लेता हूं थोड़ी देर। और आप सबका शुक्रिया। ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ अलग अलग जब हम मिले हैं या अलग अलग मंच पे, कि आपकी जो ये पहल है रीड विद अ टीचर, ये कितनी जरूरी है आज के समय में जब स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ रहा है। तो बल्कि चंदन भाई की मोहब्बत है ये कि उन्होंने पहले भी मेरी पहली किताब पे भी चर्चा आप लोगों ने करी, फिर दूसरी किताब पे भी आज हम बैठे हैं साथ। और अलग अलग मैं भी कई सेशन में आपसे जुड़ा रहा हूँ, तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत अच्छी पहल है आप लोगों की। तो बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आज की बातचीत आप जब जितने लोग साथी लोग जुड़े हैं सबको पसंद आएगी। तो फिर शुरू करते हैं, जैसे आपकी जरूर जरूर। जी सिलसिला बढ़ेगा उसमें जो भी मेरा रोल होगा हम उसको करेंगे। जी। तो इनफैक्ट हमारे सभी साथियों के लिए जो यहाँ भी हैं, हम सबके लिए अच्छी बात है कि हम सिर्फ किताब पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, किताब के लेखक भी हमारे साथ हैं। तो उन कई कहानियों में जो कुछ बातें शब्दों के पीछे छुपी रह जाती है और हम जानना चाह रहे होंगे, तो उसके लिए हमारे पास लेखक उपलब्ध हैं जो उन बिंदुओं पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। चंदन जी, अशोक जी, आप दोनों का स्वागत है। आप लोग इस चर्चा को अब बेटे। यहाँ से आगे बढ़ा हाँ। सकते हैं। अशोक जी। हाँ, नमस्कार चंद्र भाई। नमस्कार सबको।
अ, अभी जब आप बात कर रहे थे ना, तो ये किताब मेरे पास अभी है, ये दिख रही होगी शायद ना। हाँ तो हाँ हाँ। अभी जब मुरारी सर आप ये दिखा रहे थे, इसका कवर पेज दिखा रहे थे, हाँ मैं कल देवेश भाई का मेट्रोनामा, तो अब मेट्रो फेसबुक के जरिए हमने बहुत दिनों से ये किस्से हाँ। कहानियां हमने लगभग पढ़ी हुई हैं। मैंने तब नहीं सोचा, मैंने जब ये किताब खरीदी और इसको पढ़ने लगा, तो मैंने जी। एक एक गलती करी कि हमेशा मैं भूमिका से शुरू करता हूँ पढ़ना। हाँ लेकिन हाँ। मैंने ये किताब अपने सिरहाने रखी थी हम्म फिलर फिलर भरने के लिए, कि मैं कोई हम्म बहुत बोरिंग सी किताब पढ़ूंगा और जब बहुत बोर हो जाया करूंगा तो मैं इसको उठा हम्म। के इसमें से दो किस्से पढ़ा करूंगा रोज। और इस तरह से ये अच्छा। एक महीने भर में खत्म होगी। हाँ लेकिन चंदन का फोन आया कि भाई तुम यार इस किताब को बात करेंगे, तो मैंने देखा तो अभी तो मैं 50 भी नहीं पहुंचा हूँ। तो फिर मैंने हाँ। 3 दिन में उसको पूरा करा। तो मैं एक चीज सोच रहा था फैंटास्टिक। कि देवेश भाई, जो विधा है इसकी, पहले मुझे लगा कि ये कविता, ये किताब जो है ये कोई संस्मरण जैसे हैं, हाँ। लेकिन संस्मरणों में लेखक मौजूद नहीं है, तो मुझे संस्मरण तो नहीं कह सकता। फिर लेखक दृष्टा की भूमिका। फिर फिर मुझे लगा कि ये जैसे ना कोई रिपोर्टाज जैसे है। हम्म लेकिन अगर रिपोर्टाज होता तो इसमें हम्म जो कल्पना है वो नहीं होनी चाहिए थी, वो रिपोर्टिंग जस की तस होती। फिर ये शॉर्ट स्टोरीज तो हैं। हम्म और एक रजनीश की किताब जो है इश्क में शहर होना, हम्म हम्म। ये भी है बहुत सारी इसमें, लेकिन सभी कहानियां हम लघु प्रेम कथाओं में नहीं बांट सकते हैं। अभी राइट। जब आपने मुझे इसका ये दिखाया कवर हम्म पेज, तो इसमें हम्म हैशटैग वाले किस्से पहले भी पढ़ा है हम्म मैंने, ये ऐसी बात नहीं हम्म है। लेकिन मेरा हम्म जस्ट ध्यान गया कि क्या हम्म देवेश भाई, हम अब इसको एक नई विधा का नाम दे सकते हैं कि जब ऐसी कहानियां लिखी जाएंगी तो उनको हम हम्म। हैशटैग वाले किस्से कहेंगे, क्यों? वो हाँ, जोक याद आ हैशटैग गया वही कि कर सकते। जी। मुझे वो जोक याद आ गया कि तुम बना लो, उसके बाद नाम रखेंगे कि खिचड़ी है या पुलाव। तो मैंने बना दिया। नाम हाँ, आप लोग रख लीजिए। हैशटैग मेरे ख्याल से सामाजिक ये जो सोशल मीडिया की दुनिया में उसमें वही रस्सी का ही काम करता है, बांध के रखता है। और फेसबुक पे भी मेट्रोनोमा हैशटैग चल रहा था, तो कुछ एक लाइन जोड़नी थी इसके साथ, तो ये जोड़ कई सारे ऑप्शन थे हमारे पास, फिर संपादक महोदय और हमने यही सजेस्ट किया कि ये ठीक है हैशटैग वाले। हाँ, नहीं, बहुत आई थिंक अशोक जी ने है इस पे, इसके विधा पे बात की, तो मैं भी इसको पढ़ते हुए विधा को लेकर के काफी एक तरीके से रोमांचित हुआ। इस सेंस में कि आप देखिए कई साहित्य का जो निर्माण होता है वो कई बार बाद में लेखक रिफ्लेक्ट करते हैं, कल्पना का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, सोचते हैं और एक तरीके से एक पर्टिकुलर रैशनैलिटी के अंदर, मतलब एक सीक्वेंसेस में वो कहानी डेवलप होता रहता है। लेकिन इसमें आपने बहुत जबरदस्त कोशिश की है लाइव फेनोमेना को हूबहू कैप्चर कर लेने का। कई जगह आप नाम तक नहीं बदल रहे हैं, भले ही माफी मांग लेते हैं आप कि हम माफी मांग लेते हैं लेकिन नाम नहीं बदलेंगे, जो नाम आपने सुना है आपने वही लिखा है, राइट। तो ये बहुत खूबसूरत है। और आई मीन ये एक तरीके से चूंकि इसमें बहुत मेहनत चाहिए, फील्ड में जाकर के उस फेनोमेना को कैप्चर कर पाना और उसी वक्त कैप्चर कर पाना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम फ्रॉम राइटर। और फिर उस तरीके से ये बन पाता है। तो मुझे ये बात इसको पढ़ते हुए, आप इस पे थोड़ा और डालेंगे मुझे लगता है रोशनी की, सचमुच शायद ऐसा ही हुआ है कि ये उसी वक्त कैप्चर किया गया जिस वक्त वो हो रहा था। एंड देन आई वाज आल्सो थिंकिंग कि हमारा जो आजकल लाइव को कैप्चर करने का जो तरीका बन गया है, फोटो खींच लेना, वीडियो बना लेना, वो सेकेंड भर में आंखों से गुजर जाता है। हमारे दिमाग में कुछ रजिस्टर भी नहीं हो पाता है, याद भी नहीं रहता है कि हम कौन सा फोटो हमने देखा था। लेकिन जिस नजरिए से आप उसको कैप्चर कर रहे हैं और वो हम पढ़ रहे हैं, तो एक पूरा इमेज, एक पूरी कहानी रिकंस्ट्रक्ट होता है, रजिस्टर होता है हमारे दिमाग में, और हम उसको एक तरीके से लिव कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ये विधा और जिस तरीके से आपने इसको कैप्चर किया, ये बहुत ही रोमांचित करने वाला है। और बहुत मेहनत का काम है जिससे जनरली लेखक लोग बचते रहना चाहते हैं, वो इमेजिनेशन का सहारा ले लेना चाहते हैं।
ऐसा नहीं है कि इसमें इमेजिनेशन का सहारा नहीं लिया गया है, बट बहुत सारी चीजें लाइव फिनोमेना को कैप्चर करके लिखा गया है। ऐसा पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ। देवेश जी, आप इसमें जोड़ सकते हैं कुछ। भाई मुझे आपकी बात सुन के उदय प्रताप सिंह एक शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं हमारे बीच के। उनका एक शेर है कि हमें सफर में हुआ तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का, हम्म, कहीं मिला जो हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया है। तो हम्म, जो हसीन मंजर, जो अच्छे खूबसूरत दृश्य होते हैं, वो पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। तो हम्म, ऐसा ये सही बात है कि लाइव चलते हुए मेट्रो में कई चीजें मैंने, लगभग सभी चीजों के नोट्स बनाए, और जो कहानियां हैं सबके नोट्स बनाए। कुछ ऐसी भी हैं जो कुछ वहीं हाथ के हाथ यात्रा के दौरान लिख भी दी। लेकिन होता क्या है भाई, जब आप लिखते हैं तो अ, हो सकता है कोई एक फीलिंग, कोई एक इमोशन का धागा, एक सिरा जो है वो पहले कहीं की आपके अनुभव में छूटा हुआ रहता है, और कोई दृश्य, कोई अनुभव आपका ऐसा रहता है जो हम्म, यात्रा के दौरान या हम जब किसी से मिलते हैं तो वो कहीं न कहीं जाके कनेक्ट हो जाता है, और हम्म, फिर वो वाला हिस्सा भी इसमें जुड़ के फिर एक कहानी मुकम्मल होती है। तो ऐसा भी अच्छा। बहुत सारा कुछ हुआ है। तो हो सकता है कि अगर मैंने किसी इसमें कहानी है कि एक बुजुर्ग को अपनी प्रेमिका याद आती है, जो स्कूल से टीसी लेके चली गई थी, जब 10 दिन की, 15 दिन की छुट्टी के बाद आई थी, तो फिर पता चला उसकी शादी हो गई। तो हम्म, वो हो सकता है कि मेरे आसपास की कोई कहानी मेरे स्कूल टाइम की रही हो, और वो धागा वहां ऐसे हवा में झूल रहा था, और यहाँ मेट्रो में जब मैंने उन बुजुर्ग की बात सुनी तो वो उससे आके जुड़ गया, तो कहानी आगे बढ़ गई। तो फैंटास्टिक। मेरा तो ये तरीका है कहानी को बुनने का। और ये बहुत शानदार तरीका है और बहुत मेहनत वाला तरीका है। राइट। आप और इसको जब बनाए रखिए जी, अशोक जी। जब हम फॉर्मली अब बातचीत शुरू कर ही चुके हैं, तो हाँ, हाँ। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि आप, हमें ये किताब पढ़ना क्यों है एक्चुअली ना। हम्म, ये किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा नहीं है कि देवेश भाई मेट्रो में बैठे, इन्होंने कुछ किस्से देखे, इन्होंने उसको हम्म, लिख दिया, पढ़ दिया। कुछ कुछ है भी ऐसे कि जो हम्म, इनको अच्छा लगा होगा, उन्होंने उसमें रख दिया। लेकिन हम्म, जब इसको एज अ होल पूरे डॉक्यूमेंट हम्म, को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम्म, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर हम्म, भारत का जो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल जो एक एनवायरनमेंट है, उस हम्म, एनवायरनमेंट को कैसे रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे। हम्म, शायद मैं ठीक कहूँ ना कहूँ कि कहीं कहीं हो सकता है कि देवेश भाई थोड़ा बचने की भी कोशिश कर रहे हो कि इसको और मुखर तरीके से लिखा जा सकता था, लेकिन वो खैर हमारी सबकी बाध्यता है, हम लोग सरकारी नौकरियों के बीच यहाँ पर ये लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो थोड़ी हो सकता है। लेकिन फिर भी इन कहानियों के अंदर हम्म, सिर्फ और सिर्फ मेट्रो के किस्से या थोड़ी सी प्रेम कहानियां हम्म, हैं जरूर। लेकिन मेरे हम्म, जैसा पाठक जब पढ़ रहा है, वो सुदूर गांव से आया हुआ, तो इसमें हम्म, वो जो महानगर के अंदर जो जो रूरल इंडिया का जो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है, जो जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी है, उसको हम्म, रिफ्लेक्ट करती हुई बहुत सारी कहानियां हैं। और इवन मैंने बहुत सारे किस्से इसमें ऐसे पढ़े हैं जो हम्म, आज के टाइम में बड़े प्रासंगिक है कि जब बहुत सारी बातें हमारे आसपास ऐसी हो रही हैं जहाँ पे कुछ चीजें तोड़ने वाली भी हैं, कुछ कुछ हमें दुखी करने वाली बातें आसपास में हो रही हैं, तो हम्म, वहां पर एटलीस्ट ये सवाल छोड़ के जाती हैं कहानियां हमारे पास कि ये कुछ हम्म, सवाल हैं जो एड्रेस होने चाहिए। और जब हम हम्म, आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छा, एक चीज मैं बीच में देवेश भाई आपसे पूछूं। एक किस्सा, दूसरा ही किस्सा है हमारा, उसमें आपने लिखा कि तो हम दर्शकों ने पलकें झपकाई जो देर से अनझप थी। तो क्या अनझप शब्द होता है हिंदी में? अनझिप तो मैंने महादेवी वर्मा जी की किसी कविता में पढ़ा था। अनझिप वो दीपक की लौ के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो मैंने सोचा जब अनझिप होता है तो पलके जब ना झपके तो उनके लिए अनझप भी तो ये गुस्ताखी कर ली है मैंने। अनझप। तो एक मैं ना जब हम शुरू करें उससे पहले मुझे एक किस्सा थोड़ा सा हाँ, पढ़ना मैं है। यही कहने जा रहा था कि जो साथी जुड़े हैं वो बोर ना हो हमारी बातचीत से। आप हाँ, पहले मुझे देखो। हाँ मुझे किस्सा पढ़ना है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे एक किस्सा पढ़ना है। इस किस्से में जी। पढ़ते हुए मुझे, जब मैं किस्से को पढ़ रहा था तो मुझे विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आ रही थी कि
हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया, और मैं हताशा को नहीं जानता था, व्यक्ति को जानता था। बहुत सुंदर कविता है कि मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के बाहर की सीढ़ियों पर किनारे एक कन्या बैठी रोए जा रही है, बस रोए जा रही है। बाहर खड़े रिक्शे और ऑटो वालों में से बस एक दो ने हिचकते हुए पूछा, कहाँ जाएंगी मैडम? लेकिन मैडम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक ऑटो वाला ठीक सामने खड़े होकर पूछता है, मैडम कहाँ जाएंगी? उसने 3 4 बार पूछा तो रोती हुई कन्या चिढ़ गई, बोली कि बाहर में जाऊंगी। ऑटो वाले ने ऑटो में से पानी का बोतल निकाल कर कन्या के बगल में रख दिया और कहा कि पानी पी लो मैडम जी, फिर आओ बैठो, छोड़ देता हूँ बाहर तक। कन्या चुप हो गई। उसने थोड़ा सा पानी पिया और ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला, कितने रुपए देती हैं यहाँ से बाहर तक जाने के लिए? कन्या हंस पड़ी, मजाक मत करिए भैया, बुराड़ी चलना है, चलिए। और ऑटो चल पड़ा। तो जब मैंने पहली बार इस किस्से को पढ़ा तो मतलब मुझे लगा कि बहुत साधारण सी बात है, एक दृश्य है, उन्होंने लिख दिया है। लेकिन जब मैं इसको दोबारा पढ़ने लगा आज सुबह, तो मुझे लगा कि कितनी ताकत है इस बात में कि आप बहुत दुखी हैं और कोई आपको एक बार हंस के बोल दे कि कोई पानी पिला दे, कोई आपके दुख को साझा करने की कोशिश करे। तो एक समय में, एक क्षण के अंदर जो माहौल है वो कैसे बदल जाते हैं। तो बेसिकली किस्से मनोरंजन के लिए पढ़ना और किस्से के अंदर जो मैसेजेस हैं उनको डिकोड करना। तो अगर ये किताब पूरी तरह से डिकोड होती है तो जो मैं पहले बात कह रहा था कि ये हमारे पूरे इंडिया के अंदर जो लोग दूर दूर से आकर दिल्ली में बसे हैं और दिल्ली के लोकल भी जो लोग हैं, उनके जो जीवन की कहानियां हैं, उनके जो छुपे हुई चीजें हैं उनको बहुत अच्छी तरह से डिकोड कर रही हैं। एक और कहानी में पढ़ रहा था। अ, एक सेकेंड। हाँ, आप बात कर सकते हैं। मैं मुझे याद आ रहा है, मैं उसको निकाल के देखता हूँ पेज। आप जरूर। आपने एक्चुअली उस पानी का चर्चा किया तो मुझे एक दूसरा किस्सा याद आया कि इसके आसपास सामाजिक सांस्कृतिक जो एक डिवाइड है उसकी भी चर्चा एक कहानी में है, जहाँ रेड लाइट पे बच्चे अपने मम्मी पापा से पूछते हैं कि कुछ पुरुष जैसे दिखने वाली महिलाएं वहाँ कुछ कार वालों से कुछ मांग रही हैं पैसे, और जब रेड लाइट खुलता है वो चले जाते हैं। वहाँ पे जो वो बच्चे हैं वो प्यासे भी हैं, तो वो उन्होंने उन्हीं महिलाओं ने उनको पानी दिया। और जो पुरुष की पत्नी है वो कहती है कि इसके हाथ से क्यों पानी ले रहे हो। तो बहुत खूबसूरती से हमारे समाज में जो एक लाइन, एक दीवार खींची गई है, खींची हुई है, वो किस तरीके से शहर के रास्तों पर भी ऑपरेट होता रहता है। कैसे एक पेरेंट्स के लिए झिझक है, और उन्हीं आई मीन जिनको हम मान के चलते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हीं से कितना खूबसूरत आंसर आता है। मुझे नहीं पता कि देवेश जी ने खुद वो दिया है या उन लोगों ने ही दिया है कि ये इंसान है। वो ये जिक्र नहीं करते हैं कि ये हिजरा है या ये थर्ड जेंडर है या वॉट एवर। वो जो बच्चे का पिता होता है वो कहता है कि ये इंसान है। वो कितना खूबसूरत आंसर देता है। उन खाइयों को ही मतलब ये आंसर पार्ट देता है एक तरीके से, एक ही लास्ट लाइन में। तो आई फाउंड इट एक्सट्रीमली अमेजिंग। तो ऑफ कोर्स सिर्फ मेट्रो की बात नहीं है, ये मेट्रो से बाहर निकल के हमारे समाज, परिवार, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उस सब पर भी बहुत शानदार टिप्पणी करता है। और बाद में मैं कभी। जी जी अशोक जी। एक एक जो मेरे जैसा पाठक जो पहाड़ों की तरफ से है, मतलब नॉर्थ इंडिया का हम्म होने के बावजूद भी वो उत्तर प्रदेश और बिहार के वहाँ की जो भाषा है, जो हम्म आंचलिक वहाँ हम्म का डायलेक्ट है, उससे हम्म रूबरू होता है। मैंने बहुत हम्म सारे, इतने सारे शब्द पढ़े। इसमें एक 8वां किस्सा है इनका कि जहाँ एक हम्म लड़का है और वो लड़की के बीच में बातचीत चल रही है वहां पे। उसकी मम्मी का फोन, उसने मम्मी को फोन नहीं कराया अपना, शायद वो छठ पे घर नहीं जा पा रहा है, शायद कुछ ऐसा किस्सा है। तो अल्टीमेटली इसमें दो तीन चीजें। एक तो ये पूरा संवाद जो है, ये बिल्कुल वहाँ की ठेठ भाषा में लिखा गया है। तो मुझे 2 3 बार पढ़ना पड़ा क्योंकि मैं उसको जल्दी से पकड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भाषा वैसी नहीं है। इसे लेकिन चंदन इस भाई पढ़ेंगे। हाँ, चंदन पढ़ सकते हैं इसको। तो लेकिन इसमें मैं एक चीज जो मुझे खली कि आज समय ऐसा आ गया है कि बहुत दूर से आकर लोग दिल्ली के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। उसका एग्जाम है, वो चाहता है कि उसको घर जाना है, लेकिन अब उसको पेपर भी देना है। रोजगार ढूंढने की और तैयारी करने की जो समस्याएं हैं वो इतनी हैं कि जो हमारा जो ट्रेडिशन था, जो 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 हम लोग किसी त्योहार पे त्योहार क्यों मनाए जाते थे?
त्योहार इसीलिए मनाए जाते थे कि भाई लौट के आएंगे परदेश गए बेटे। तो लौट कर परदेश गए बेटे कैसे आएंगे? परदेश गए बेटे का पेपर है अगले दिन, उसको एग्जाम देना है पहले। तो अ, किस्सा वैसा नहीं है जैसा ये बाहर से। अगर मैं इसको सीधा पढ़ जाऊंगा एक बारी तो मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसके अंदर देखते हैं आप तो कितना मुश्किल है आज की डेट में कि पढ़ने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ रहा है, आपको एग्जाम देने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है। और समस्या ये हो रही है कि जब जब सब लोग वापस पहुंचे हुए हैं घर पे और उस टाइम मेरा पेपर है, तो फिर मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वापस कैसे आना है। बहुत खूबसूरत है किस्से, जो लोग देख रहे हैं, अभी लोग सुन रहे हैं, तो आप पढ़िएगा। आपको मेट्रो की जैसे मुरारी भाई आप कह रहे थे ना कि अगर न्यूयॉर्क में भी कोई मेट्रो में बैठेगा तो रिलेट करेगा। मैं आपको बताऊं, जब मैंने इसको पढ़ा, मैं कभी नोएडा और गुड़गांव मेट्रो से नहीं गया, जरूरत नहीं पड़ी। भाई विधानसभा तक गए हम ज्यादा से ज्यादा तो हमें जरूरत पड़ी नहीं एक मेट्रो में जाने की। तो मेट्रो के किस्सों का जो वहां के मेट्रो स्टेशन के वर्णन है, तो मैं आंख मीच के एक बार सोचता हूँ कि अच्छा ये ऐसा मेट्रो होगा, यहाँ से सीढ़ी उतर रही होगी, ये एस्केलेटर होगा, और ये यहाँ रिक्शे वाले खड़े हैं, और यहाँ पे जो बातचीत और घटना जो है घट रही है। तो बिना गए भी मैं जो हूँ लगभग लगभग अब मुझे नोएडा और गुड़गांव के मेट्रो स्टेशन और वहां पर होने वाली घटनाएं जो है वो समझ में आ रही हैं। तो दरअसल एक आदमी जो मेट्रो में चल रहा है, वो मेट्रो में होने वाले दिखने वाले दृश्यों को कैसे देख रहा है, इसको देखने के लिए आप किताब पढ़नी पड़ेगी आपको। बेहतरीन किताब है। और चंदन भाई आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़िए, मैं अगला किस्सा ढूंढता हूँ। मैंने दरअसल क्या हुआ, मेरे पास वो नहीं बचे स्टिकी नोट्स, तो मैंने पेपर काट के घुसा रखे, बहुत है ये। अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो मैंने इसमें से कम 25 किस्से छांट रखे हैं कि मुझे यहाँ पढ़ने हैं। लेकिन मैंने फिर सुना है लोगों कि के पास खरीद के पढ़ने के लिए बचेगा मैं क्या? इतने नहीं पढ़ने दूंगा, फिर लोगों के पास मैं खरीद के पढ़ने के लिए नहीं मैंने बचेगा। मैंने मैंने यही मैंने सोच के कहा है कि मैं इसको रोक दूंगा, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, दो चार पढ़ेंगे मैंने सुना है कि मेंटरशिप में स्टिकी नोट्स बहुत खर्च हो रहे हैं। तो देवेश भाई, मैं ना दोबारा से सवाल की तरफ आपको लेकर के आऊंगा। तो मेट्रोनामा, पुद्दन कथा, फिर मेट्रोनामा, तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? और एक दूसरा सवाल मेरा इसी के साथ है। बीच में एससीईआरटी में एक सेशन हुआ था हमारा, जिसमें टीचर एज अ रिसर्चर की बात हुई, और उसमें एक जगह जिक्र किया गया था कि वैसे शिक्षकों के बारे में बात कीजिए जिनको आपने नोट्स लेते हुए देखा हो। तो मैंने उस वक्त जो आपका जिक्र किया था वो 3-4 लोगों के साथ किया था, जिसमें गीजू भाई बधेका भी शामिल है, जिसमें प्रोफेसर कृष्ण कुमार भी शामिल है, और अगर देखा जाए तो जो हेमराज भट्ट है उत्तराखंड के, वो भी शामिल है। अगर आप मुझसे साथियों ने पूछा कि आप देवेश को इस कैटेगरी में कैसे शामिल कर रहे हैं, मैंने कहा कि वो अपने आसपास जो भी देख रहे हैं उस चीज को वो लिखते हैं, और उन लिखी हुई चीजों पर उनके क्लासरूम में बच्चे एकेडमिक चर्चाओं में भाग ले रहे होते हैं। मैं इसलिए उनकी मेट्रो की लिखी हुई चीजों को क्लासरूम में रिलेट करवा पा रहा होता हूँ, या बच्चे उससे स्वतः जुड़ पाते हैं। तो वो एकेडमिक राइटिंग ना होते हुए भी बच्चों के एकेडमिक के साथ जुड़ रहा है। तो जो मेरे दोनों प्रश्न हैं कि ये जो ट्रांजिशन हुआ, लाइक की शुरुआत हुई मेट्रोनामा से, बीच में पुद्दन कथा आई, फिर वापस मेट्रोनामा पे हम, प्लस ये जो इस तरह की चीजें आप लगातार ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है क्लासरूम में जिसमें आपने किसी एक एंगल के बारे में ना सोचा हो, पर बच्चों ने उसका जिक्र किया हो आपके साथ कि सर क्या कुछ ऐसा भी देखा या सोचा था आपने इस दौरान? अब पहले तो आप मुझसे जब भी मिलेंगे अगली बार जो भी मुलाकात होगी, तो आपने जो उस इतनी अच्छी फहरिस्त में मुझे शामिल किया उसके लिए मैं मुक्का मारूंगा आपको। मतलब इतने बड़े बड़े लोगों में आपने मुझे शामिल किया, ये गलत बात है, मैं उस लायक नहीं हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कहा पहले मेट्रोनामा शुरू की मैंने लिखना, बीच में पुद्दन कथा आई, फिर मेट्रोनामा आई। लेकिन सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि जब मैं दिल्ली आया, मेट्रो में बैठा, मेट्रोनामा को ऑब्जर्व करना शुरू किया, मतलब मेट्रो के किस्सों को। तो उसके बाद मैंने लिखना जब शुरू किया, उसके बाद कोविड आया। मतलब पुद्दन कथा का जन्म इसलिए हुआ कि कोविड आया।
कोविड ना आता तो पुदन कथा नहीं होती है। आप तो शुरू से मेरी सारी रचनाओं से रचना प्रक्रिया के गवाह है। तो वो शुद्ध रूप से नाम से ही जाहिर है वो गांव की कहानी थी और हमारे पूर्वांचल और बिहार की कहानी थी। और कहने को वहां की थी, पूरे भारत की कहानी थी जिसमें कोविड के टाइम जो हो रहा है। तो उसमें निश्चित रूप से वहाँ की लोकेशन जब मैंने लिया तो वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के गाने, वहाँ की भाषा बोली, मुहावरे, गालियां, सब उस समाज को उसमें मैंने कोशिश की दर्ज करने की। लेकिन आप जब देखेंगे, आपने सवाल जो किया इसका आंसर बड़ा, मतलब मैं आपको 1 मिनट दूंगा इसका जवाब देने में। आप, मैंने 500 से ज्यादा मेट्रोनोमा की कहानियां हैं मेरे पास, जिसमें से 106 ये पब्लिश हुई है। जब हम लोग बैठे थे कि कौन सी कहानियां रखी जाएं इसमें, तो ये काम एडिटर का होता है। और आपको पता है सत्यानंद निरुपम जी हैं, राजकुमार प्रकाशन के मुख्य संपादक हैं, और मृत्युंजय जी जिन्होंने इस किताब को एडिट किया है। तो मैं उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि उनका प्रोसेस क्या है। तो वो जितनी सारी 500 कहानियां थी इनको उन्होंने जब अब ये अच्छी है, ये ठीक है, ये रखने लायक है, ये नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है, ऐसे कैटेगराइज किया। तो मैं देख रहा था कि वो कहानियां ज्यादा सिलेक्ट हो रही थी जिसमें फुटपाथ की बात है, जिसमें ट्रांसजेंडर की बात है, जिसमें औरतों के सशक्त होने की बात है, जिसमें बच्चों की, मजदूरों की बात है, जिसमें उन लोगों की बात है जो पहली बार शहर आए हैं। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं मुझे मैंने खुद को नोटिस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी वो वाली राइटिंग ज्यादा सेलेक्ट हो रही है जो जिसकी जड़ गांव से निकलती है। तो क्योंकि परवरिश गांव में हुई है, 12th क्लास तक की पढ़ाई वहां हुई है, और जब पौधा उखड़ के दूसरी जगह जाता है तो मिट्टी तो ले ही जाता है अपने साथ। तो वो जो मिट्टी है गांव की, उसका असर है मेट्रोनोमा पे भी है। और अगर कोई, ये मेरी सीमा है और इस सीमा को, लिमिट को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं शुद्ध शहरी नजर से मेट्रो को नहीं देख पाता, ना दिल्ली को देख पाता, क्योंकि दिल्ली लोगों से बनी है और लोग पूरे भारत से यहाँ पे आए हुए हैं और सब अपना अपना मिट्टी लेके आए हुए हैं। तो उस नजर से मैं देखता हूँ। और जो शीश महल की कहानियां इसमें नहीं है ना, वो मैं लिख पाऊंगा, क्योंकि वो मैं चाह के भी उसकी कल्पना भी नहीं करता। मेरा मेरे ख्याल एक से प्रश्न बातचीत बहुत गंभीर हो रही, नहीं नहीं, थोड़ा मैं चाहूंगा साइड कि मैं मोड़ लेना चाहूंगा कि पड़ेगा। आप उस सवाल को भी एड्रेस कर ही दें, क्योंकि कई दफा आपने अपने पोस्टों में ही जिक्र किया है कि बच्चों ने कभी जो है आपकी लिखी हुई बातों को क्लासरूम में उठाया है। तो क्या उन्होंने कभी इस तरह से जो आपकी, मतलब जो छपा हुआ या कहिए कि प्रकाशित कृतियां हैं, उसको लेकर के उन्होंने किसी सामाजिक सरोकार पे अपनी टिप्पणी या कोई बातचीत रखी? मतलब उस तरह से तो नहीं, बच्चों की अपनी समझ है। और पुदन कथा जब आई थी तो क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चे अपनी तरफ के ही हैं, जो भोजपुरी भाषी प्रदेश है, या मैथिली और यूपी बिहार के ही है। तो उस संस्कृति को वो बच्चे जानते हैं। तो उसको जब उन्होंने पढ़ा या उनके घर वालों ने पढ़ा, तो उसके बाद उन्होंने आके थोड़ी बहुत अपनी राय जाहिर की। सर हमने आपकी किताब पढ़ी, क्योंकि नाम ही ऐसा है कि लोगों को नाम ही दो तरह का असर होता है इस नाम को सुनने के बाद, उद्यम कथा को। या तो लोगों को लगता है यार ये कैसा अजीब सा नाम है, मतलब नाम से रिजेक्ट कर दो, और या तो नाम सुनते ही जिज्ञासा होती है। तो बच्चों ने पहला काम तो कम बख्तों ने ये किया, मेरा नाम पुद्दन सर रख दिया। तो वो तो आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और हाँ, मतलब अशोक भाई जानते हैं गिरजेश भाई और जावेद भाई को, उनके स्कूल में हिंदी दिवस पे मुझे बुलाया गया, और मुझे जो सर्टिफिकेट दिया गया प्रोग्राम के बाद, उस पर लिखा था देवेश पुद्दन वाले, पुद्दन कथा वाले। मतलब मुझे याद आ गया वो चीज, मम्मी जो बिंदी लगाती थी और पैकेट वो बिंदी का खरीदती थी, तो उसमें पंकज भाई बिंदी वाले लिख के बीच में मदर्स डे बीता है और मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन मेरे एक आध स्कूलों में आपके कुछ एक सेलेक्टेड स्टोरीज का बच्चों ने जो है पाठ किया था, जिसमें से एक मैं पढ़ रहा हूँ कि आजादपुर फ्लाईओवर के ऊपर, के भी ऊपर मेट्रो का ब्रिज है,
पृष्ठ संख्या 140, 72वीं कहानी है ये। फ्लाईओवर के नीचे कई परिवार रात गुजार लेते हैं, लेकिन आजकल उस जगह पर कांवड़ियों के लिए शिविर बन गए हैं, जिसमें ऊंचे स्वरों में अत्याधुनिक भजनें बजती रहती हैं। इसलिए आज ये माँ बेटे फुटपाथ पर सोए हैं। बेटे की उम्र 3 साल होगी। फुटपाथ पर रह रहकर हो रही रिमझिम बरसात में भीगा हुआ है, लेकिन माँ तो अपनी औलाद को सुलाने के लिए बीच समंदर में भी उसके कद जितनी सूखी जगह बना सकती है। माँ अपने बेटे को सुलाना चाहती है, तभी फुटपाथ के सामने ऊपर ब्रिज से गुजरती मेट्रो पर बच्चे की नजर पड़ती है और वो खुश हो जाता है। फुटपाथ पर लेटने वाली आंखों को तो मेट्रो में एक चमकता रोशनी से नहाया देश दिखा, जो पलक झपकते गुजर गया। बच्चे ने माँ की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखा। माँ ने उसको सुलाने के लिए पहले से ही जारी उसके सीने पर नाजुक थपकी लगाते हुए कहा, बेटा मेट्रो है ये, अभी दूसरी आएगी, देखना। रात को मेट्रो की आवृत्ति कम होती है, पैरों के मध्य अंतराल बढ़ जाता है। अगली मेट्रो करीब 7-8 मिनट बाद आई, लेकिन तब तक माँ की थपकी काम कर चुकी थी। बच्चा सो गया था और सोते बच्चे के कानों के पास जाकर माँ ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, बाबू देखो, फिर आ गई मेट्रो। यह कहकर माँ ने बच्चे का माथा चूम लिया। बहुत सारे बच्चे थे जो इस कहानी को आधे सुनने के बाद ही रोने लगे। तो जिस भाव की या जिस कहिए कि मनोस्थिति की बात अशोक भाई ने भी शुरू में की थी, तो उसी चीज को बहुत ही जीवंत तरीके से आपने महज 12 से 15 लाइनों में लिख करके बता दिया है कि कैसे एक माँ जो है, लाइक तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने बच्चे के लिए वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहती है जो शायद उपलब्ध नहीं। और क्योंकि आपने अभी जस्ट कहा कि ये दिल्ली जो है कई प्रांतों से आए हुए लोगों से बनी है और उनके साथ आई हुई मिट्टी से बनी है, तो कहीं ना कहीं कांवड़ियों का जो वो चलन है और लाइक जैसे वो फुटपाथ पे वो रात बिता रहे हैं, इन तमाम चीजों के साथ मैं कहूंगा कि ये वाली कहानी आपने कहाँ से और कैसे ऑब्जर्व, क्योंकि ये तो मेट्रो के बाहर की कहानी। मेट्रो के अंदर तो समझ में आता है, मेट्रो के बाहर का कैसे? इसमें बस यही मेरा अनुभव था कि मैं रात को कहीं से आ रहा था या जो भी, रात को मैंने फुटपाथ पे आजादपुर में ही देखा था। माँ आजादपुर से मुकुंदपुर की तरफ आप जाए तो चौड़े चौड़े वो हैं फुटपाथ है, उस पे वो सुला रही है। और जैसे हम बच्चों को दिखाते नहीं है कि वो देखो गाड़ी आ गई, वो देखो बस आ गई, वो ऐसे कहती है उससे, वो देखो मेट्रो, ऊपर से मेट्रो गुजर रही है और मेट्रो रात को लाइट जलती है उसमें तो चमकती हुई अंधेरे में दिख रही है, तो बस वो इशारे से उसको कहती है वो देखो मेट्रो। तो बच्चा बार बार पूछता है फिर कब आएगा, ऐसे कुछ उसने किया, बस इतना ही ये था और उसको मैंने कोशिश की दर्ज करने। अशोक भाई, आपकी तो बारी। एक सवाल और पूछूंगा मैं अभी क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, मैंने पोस्ट भी किया था कि हम लोग थोड़ा मौज मस्ती के उसमें रहते हैं। तो जब आप किस्सा लिख रहे हैं, आपने कुछ देखा, ऑब्जर्व किया, पूरी तरह से ना तो वो काल्पनिक है और पूरी तरह से ना तो वो एक रिपोर्ट है, उसमें वो कुछ मिला जुला सा है। तो आप कोशिश करते हैं कि नाम वाम बाहर नहीं आएगा, जहां जरूरत पड़ी है वहां माफी के साथ लिख दिया है, अदरवाइज वो कुछ थोड़ा बहुत हेरफेर चल रहा है। आपने 27 नंबर का किस्सा है कि भाई आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट के नीचे, तो क्या हो रहा है कि आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, उसकी लिफ्ट के नीचे और सामने चाय वाला, तो एटलीस्ट जगह तो आपने बता दी है कि ये वाली है, तो इतना पता लग गया है। फिर आपने ये किस्सा लिख के फेसबुक पे भी पोस्ट कर दिया है। आप वहां पर कह रहे हैं कि लड़की जो है अपने प्रेमी को चाय वाले से फोन मांग के फोन कर रही है कि भाई आज तो नहीं आ पाऊंगी अभी, क्योंकि अभी तो मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मार्केट में आ जाइए और लास्ट वाले जो लगा हुआ है अपना ठेला गोलगप्पे का, वहां मिलेंगे। तो सवाल ये है कि अगर ये किस्सा घटा है, तो आपको डर नहीं लगता कि कहीं कोई मिलेगा तो कूट देगा आपको बाहर, के आप इतनी मेरा सवाल, मेरा सुन लेते हैं? मेरा ये है कि जवाब का सवाल का जवाब मैं सवाल से दूंगा कि आप क्या चाहते हैं, मैं अरेस्ट हो जाऊं और इलेक्शन ड्यूटी ना कर पाऊं? आप ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं? आप किस्सा इसीलिए सुनाइए, हमारे साथी बोर हो रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ
हमारे जो साथी जुड़े हैं उनको थोड़े एक दो किस्से सुनाइए अशोक भाई। तो देखिए मैं, एक कई कहते लोगों ने हैं मुझे आपकी चुगलखोर, देवेश कई भाई, लोगों ने आपकी आवाज चुगलखोर। नहीं आ रही। एक मिनट रुकिएगा, आपका आपका थोड़ा वॉल्यूम वीक पड़ रहा है। मेरा बचपन से मतलब इनबिल्ट आवाज ही वीक है, क्या करूं। नहीं, ये समस्या नेटवर्क की है। अच्छा, तो तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा एक दो कहानी आप सुना दीजिए। मैं एक्चुअली मेरा कई दोस्तों ने, जगम भाई हैं एक, उन्होंने नाम ही चुगलखोर रख दिया, किसी ने ननद नाम रख दिया कि ये काम ही ऐसे करता है। ठीक है, नहीं, उनकी अपनी। हमारे साथ भी देवेश भाई ऐसा होता है कि मैं और आलोक जा रहे हैं और सामने कोई बैठा हुआ है, किसी के कान में कुछ कहा, तो हम मजाक में कह देते हैं कि देवेश होता तो पक्का सुन लेता इसने कान में क्या कहा। सुनना पड़ता है भाई। नहीं, बहुत एक कहानी मैंने इसमें पढ़ी है अभी, तो मैं किस्सा निकाल के बताता हूँ आपको। एक एक और ऐसा ही सवाल है, मतलब ये वो सवाल हैं जो आते हैं ना न्यूज में, जो जो सवाल वो नहीं होते, मुझे वो भूल गया, नो काउंट राउंड जो होता है। ने एक जगह लिखी है कि पुरुष की हालत ऐसी हो गई कि मानो उसका टेलीप्रॉम्प्टर हैंग हो गया है। मैं इसके नो बाद कमेंट। सवाल, मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं वही कह रहा हूँ कि इस पे मैं सवाल नहीं पूछ रहा। मुझे इलेक्शन ड्यूटी करनी है, नो कमेंट। आप कहानी पढ़िए। नहीं, मैंने सवाल पूछा ही नहीं है, मैंने तो बस यही छोड़ दिया इसको। एक किस्सा है इसमें बहुत खूबसूरत, और मुझे लगता है लगातार सीरीज से ये किस्से चलते हैं आपके 65 से 67 नंबर पेज पे चल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं और एक दो कहानी नहीं पढ़ रहा हूं मैं बता रहा हूँ कि दो, एक मुस्लिम बच्चा है, दो हिंदू बच्चे हैं, और चिप्स के पैकेट है उनके पास। वो अपने दोनों की मम्मियां भी हैं, और वो लोग अपने बच्चों को स्कूल से मेट्रो में लेकर आ रही हैं। और बच्चे जो है वो मम्मियां दो चिप्स दे रही हैं, लेकिन बच्चे तीन हैं, तो बच्चा एक चिप्स वापस कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हम तीनों एक में से ही खा लेंगे, एक में तुम दोनों खा लो। और उनके बीच में वो सारी बातचीत, बहुत खूबसूरत संवाद उसके अंदर जो है आपने लिखा है। और एंड में क्या है कि वहां पे वो दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि अब रोज ही आना है, तो हम एक एक दिन आ जाया करेंगे, एक दिन तुम ले आना बच्चों को, एक दिन हम ले आना। तो मैं यहाँ पर आपको ये कह रहा था देवेश भाई कि आज के टाइम में दरअसल हुआ हो क्या रहा है, जो बहुत बुरे उदाहरण हैं हमारे समाज में, जो उदाहरण हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादा चल रहे हैं, जो ज्यादा दिए जा रहे हैं, ज्यादा कोट किए जा रहे हैं। तो इस समय इन कहानियों की इतनी जरूरत है कि मुझे लगता है ये कहानियां बहुत जरूरी पड़ी जानी चाहिए कि नहीं। जो घूम रहा है व्हाट्सएप पे, जो चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं सच हो सकता है मान लीजिए, लेकिन कुछ अच्छे उदाहरण जो हमारे पास हैं वो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए कि ऐसा नहीं है, जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और हमारा समाज बहुत खूबसूरत है। और खासकर जो बच्चे हैं, वो बच्चे तुम्हारी बनाई हुई ये फालतू की बकवास को नहीं मानते हैं, वो बहुत सच्चे हैं। तो यहाँ बच्चों से सीखना है कि जिंदगी में रहना कैसे है। क्योंकि एक किस्से में, ये तीन चार किस्से लगातार चल रहे हैं, अभी मैं एक पे हूं, तो अगली बात करेंगे उसके बाद, अगर आपको बीच में कुछ ऐड करना रहेगा, कि बच्चे के संवाद जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि भाई आपको सीखना है उन बच्चों से। अब बच्चे क्यों हैं ऐसे? क्योंकि बच्चे मिस इन्फॉर्म्ड नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्म्ड नहीं है। और मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर हम इन्फॉर्म्ड नहीं है, ये ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम मिस इन्फॉर्म्ड हो। तो बहुत खूबसूरत जो जो विविधता है देश की, उसको बनाने की कोशिश की है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं बताऊं देवेश भाई, मैंने ये 52 नंबर 53 के बाद वाले किस्से दो तीन बार पढ़े हैं। उससे पहले वाले सिर्फ एक बार या एक बार बीच बीच में दो पढ़े, मतलब पढ़ा है। बाद के ज्यादा पढ़े हैं। और आप देख रहे होंगे कि बाद वाले जो किस्से हैं, वो सारे के सारे आपकी कहानियां जो हैं, वो बिल्कुल देश के अंदर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी। एक बहुत किस्सा मुझे अच्छा आया, बच्चे, भिखारियों के बच्चे खेल रहे हैं मेट्रो के ऊपर, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, हम जब पढ़ेंगे तो याद आएगा, आप बता दीजिएगा, सामने होगा कि बच्चे खेल रहे हैं। और बच्चे खेलते खेलते कुछ कुछ बन रहे हैं, कोई नाई बन रहा है, कोई धोबी बन रहा है, कोई दर्जी बन रहा है। तो एक लड़का है जिसके पैर में दिक्कत है, तो वो उसको खिला नहीं रहे हैं, तो वो बैठा हुआ साइड में। तो वो एक्टिंग कर रहे हैं कि धोबी एक्टिंग करेगा, कपड़े धोने की, प्रेस, बड़ा प्रेस करने की करेगा, वो ले जाएगा, दे जाएगा, ऐसा ऐसा कर देगा।
लेकिन वो बैठा हुआ बच्चा बहुत उदास है। तो एक सरदार है वहां पर बच्चा, वो सरदार बच्चा उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि तू एक काम कर, तू किसान बन जा और हम लोग तेरे खेत पे काम करने वाले बन जाएंगे। तू मुझे बता कि काम क्या करना है। मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा मुड़ के कि मुझे किस नजरिए से पढ़ना है। तो मुझे 2-3 चीजें समझ में आई इसमें, वो 3 चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक चीज मुझे ये समझ में आई कि किसान की तो टांग टूटी हुई है और उसको अपने साथ मिला कोई नहीं रहा, उसको साइड में खड़ा कर रखा है। और जो दूसरी चीज मुझे समझ आई, जो एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देख रहा था, कि समाज में कितना एक्सक्लूजन है, कि जो फिजिकली फिट नहीं है वो खेल में शामिल नहीं होगा। और ये एक्सक्लूजन समाज में है, समाज से होता हुआ हमारे क्लासरूम के अंदर आ रहा है। बहुत सारी जो वर्कशॉप्स जो है वो करवा दी गई हैं उस पे, इंक्लूजन पे। लेकिन अभी तक हम ये नहीं सीख पाए कि बच्चे को इंक्लूड कैसे करना है एज ए टीचर। लेकिन बच्चा समझा रहा है कि जो जिस तरह का डिसेबिलिटी के साथ है उसको उस तरह का काम देके हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने साथ, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो मेरा 2 नजरिए, एक एक नागरिक का नजरिया और एक शिक्षक का नजरिया इस किस्से को लेकर ऐसा बना कि आधे पेज पे लिखी गई कहानी को मैंने पढ़ा है। तो बहुत खूबसूरत है, बहुत मजा आया मुझे। ये बात शुरू के बहुत अच्छे किस्से हैं। देखिए, दिल दिक्कत ये हो रही है शुरू वाले किस्से की बात मैं बार बार क्यों नहीं कर रहा, कि अब धीरे धीरे दिल जो है ना वो बूढ़ा हो रहा है, वो जवान नहीं हो रहा है। तो जो प्रेम मैं वही कथाएं कहने जा रहा था कि शुरू के किस्से पढ़ने की जुड़ हमारी आप निकल जुड़ गई नहीं है। रहा है। हम मैं 50 के बाद मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया संवाद है उसमें। लेकिन जो आखिरी के किस्से हैं वो आपको खामोश कर दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, वो आपको चुप करा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। बहुत बेहतरीन। चंदन भाई। प्रभात भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रभात भाई प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते सबको। देवेश को पढ़ना अपने आप में गांव से होते हुए शहर को देखना होता है, उन जज्बों को देखना होता है जो पिसते रहता है गांव और शहर के बीच में। देवेश देवेश जब हिंदी प्रचारक और हिंदी साधक को लिखता है तो मैं अगला क्या लिखेगा वो वेट करते रहता हूं, और दुनिया की वास्तविकता को व्यंग के माध्यम से आपकी पीड़ा को भी प्रकट कर देता है कि किस तरह हम अपने समाज को देख रहे हैं। देवेश को देखना अपने आप में हमारे 1947 के बाद उस रेड लाइट पर खड़ी उस महिला और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को दिखाता हुआ एक आईना है जो कहता है सर पेन ले लीजिए, खाया नहीं हूं। और हम जब कहते हैं कि उस लाल किले की प्राचीर को अपने व्यंगों के माध्यम से कहता है कि सच्चाई आईना ये है, तुम देख लो, वो उन युवाओं के दर्द को भी इतना एक मेट्रोपॉलिटन शहर में एक मेट्रो के माध्यम से, एक निर्जीव के माध्यम से हमारे समाज की सजीवता को प्रकट कर देते हैं। और मैं देवेश के लिए यही कहूंगा कि ये लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल रिसर्चर है। जैसे गोदान गबन सेवा सदन जब प्रेमचंद लिखते हैं, ये इसी वास्तविकता को, हमारे भारत की वास्तविकता को लिखता है। और उसी तरह से सब देखते हैं लेकिन देख कोई ही पाता है, कोई ही पाता है। तो देवेश इस दुनिया की वास्तविकता को अपने संस्कार से, अपने दिल की आवाज दे पाता है। तो देवेश भाई के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साहित्य का मतलब ही संवेदनशीलता लाना, और उस संवेदनशीलता को खुद के माध्यम से समाज तक ला रहे हैं, इस शहरी जीवन को सिंचित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए। और मेट्रोनामा से होते हुए अब हिंदी प्रचारक और हिंदी साधक के लिए हमारा इंतजार रहेगा देवेश भाई से। बहुत अच्छा, शुक्रिया अभी प्रभात। अभी ना देवेश भाई, मैं I'm सॉरी मैंने बीच में बोल दिया, अभी आप पूरा कर लीजिए, मैं फिर पूरा करता हूँ इसको। नहीं नहीं, मैं बस प्रभात भाई का शुक्रिया ही अदा कर रहा था इतनी मोहब्बत के लिए। आप तो जारी रखिए। लास्ट से पहला 104 का किस्सा मैं आधा पढ़ूंगा, आधा छोड़ दूंगा कि लोग किताब खरीद के पढ़ें। मेट्रो में एक बुजुर्ग महिला बैठी हैं, साथ उनकी बेटी है। दोनों भोजपुरी में बातें कर रही हैं। बातों का टॉपिक
गांव का कोई परिवार है जिसमें सभी लोग बहुत घमंडी हैं। बिटिया को माँ सीख दे रही है कि जब रावण का घमंड चूर चूर हो गया तो ये लोग किस खेत की मूली हैं। बिटिया माँ को दिल्ली के दंगों के वीडियोस मोबाइल पर दिख मोबाइल पर दिखाने लगती है। कुछ देर वीडियो देखने के बाद माँ पूछती है, बहिनी, ई दंगा कब तक होवे के आदेश बा सरकार के। इस प्रश्न के लिए बिटिया तैयार नहीं थी। उसने चौंक कर पूछा, मतलब? माँ ने प्रश्न दोहराया तो बिटिया ने कहा, सरकार थोड़े ना दंगा करावे के आदेश दे ले बा। मतलब बहुत बड़े इंसिडेंट को सिर्फ अगर हम दो उसमें समेटना चाहें तो यही है कि अगर व्यवस्था चाहे तो देश में कभी दंगा ना हो, क्योंकि बच्चे नहीं चाहते हैं। मेरे मेरे बच्चे चिप्स बांट के खा रहे हैं। तो कहीं कहीं पर आप बिल्कुल एक लाइन का संवाद है, दो लाइन का संवाद है और दो पंक्तियों में वो पूरा निचोड़ जो है उसका उसमें तरक उसमें आ रहा है। तो बहुत खूबसूरत है किससे, बहुत बढ़िया। चंदन भाई। जी, अशोक जी, जब आपने ये वाला रेफरेंस लाया तो मुझे याद आया, मैं कल ही पढ़ रहा था। आजकल मैं काफी दिनों से लगातार पारसाई जी को पढ़ रहा हूँ, तो एक उनका प्रसंग था। 1972 में लिखते हैं कि भारत में जादू और साधु, इसका बड़ा बोलबाला रहता है। वो 1972 में लिख रहे हैं। उस वक्त शायद ऐसे ही आम चुनाव हो रहा था, और कहते हैं कि कहीं भी जादू का खेल होता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, देखने लगते हैं। लेकिन उन जादूगरों को पता नहीं है कि उससे बड़े जादूगर भी हैं जो पूरे 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 देश को जादू दिखाने में लगे रहते हैं। और वो जिक्र करते हैं भारत पाकिस्तान की लड़ाई का, कि भुट्टो अपने देश के लोगों को जादू दिखाते हैं, और उस वक्त जो भी यहाँ प्रधानमंत्री रहे होंगे वो यहाँ के लोगों को जादू दिखाते हैं। राइट। और एकदम सटल तरीके से इतना पावरफुल बात वो कह रहे हैं, जो अभी आप बता रहे थे कि कैसे, कि मतलब कब तक ये दंगा होना अलाउड है। सो दैट्स द पावर ऑफ द राइटर्स, कि बहुत खूबसूरती से, बहुत सटल तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कह देते हैं। एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल टू सी एंड रीड। एक जी। मैं एक अशोक भाई, मैं थोड़ा हल्का करता हूँ। बिल्कुल माहौल बिल्कुल बहुत ही भारी हो गया है। मैं वही बिल्कुल बार बिल्कुल। बार कह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको हल्का करता हूँ। कहानी संख्या 32, पृष्ठ संख्या 64 के। हालांकि उसको अपनी हैसियत पता है, लेकिन ना जाने क्यों वो सवारी जब उसके रिक्शे पर बैठती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और उसका जी चाहता है कि उसका हॉस्टल जल्दी से ना आए और वो बिना कुछ बोले रिक्शा चलाता जाए, बस चलाता जाए। एक महीने पहले जब वो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलकर दसियों रिक्शे वालों की मनुहार कराकर चुपचाप उसके रिक्शे पर आकर बैठी तो उसे अजीब सा लगा था, क्योंकि वो तो अपने रिक्शे पर ही बैठा था। बाकी रिक्शे वालों की तरह सवारियों को बुला भी नहीं रहा था, लेकिन जो बुला रहे थे उनके रिक्शे पर ना जाकर वो सीधे उसके रिक्शे पर आकर बैठ गई। उसने पूछा, कहाँ जाना है मैडम? इस सवाल का जवाब वह जब वो दे रही थी तब उसके होठों को ध्यान से देखा था, उसको देखा था। रिक्शा चलाते हुए उसने पूछा था, मैडम जी, एक बात बताइए, इतने रिक्शे वाले बुला रहे थे आगे बढ़ बढ़कर, आप उनके रिक्शे में काहे नहीं गई? उसने हंसकर जवाब दिया था, अरे गुस्सा आता है मुझे उन पर। सवारी के निकलते ही सब अपने रिक्शे पर बैठाने के लिए टूट पड़ते हैं, लगता है जैसे कोई जबरदस्ती है। इसलिए मैं कभी नहीं जाती उन रिक्शे वालों के साथ। उसने ये बात हंसते हुए कही थी। रिक्शा चलाते हुए वो सामने देख रहा था, इसलिए उसकी हंसी देख नहीं पाया, तड़प कर रह गया। दूसरा सवाल किया, आप रोज इसी टाइम आती हैं क्या? उसने हाँ कहा तो इसने सोच लिया कि अब वो रोज इस टाइम वही रिक्शा लेकर खड़ा रहेगा। तब से लगभग रोज ही जब वो 5 बजे मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलती तो वहीं खड़ा दिख जाता। तो वो उसके ही रिक्शे में जाकर चुपचाप बैठ जाता। एक दिन उसने कहा, तुमको कोई और सवारी मिल जाए जाया करे तो चले जाया करो। उसने जवाब दिया, अरे नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है, अक्सर खाली ही रहता हूँ इस टाइम पर। जबकि सच बात यह है कि अगर 5 बजे के आसपास कोई दूसरी सवारी चलने को कहती तो वो मना कर देता है। इस सिलसिले के शुरू होने के बाद पहला संडे आया तो उसके लिए जैसे शाम के 5 बजे ही नहीं, कुछ खाली खाली सा लगता रहा। उसने उस शाम बिल्कुल रिक्शा नहीं चलाई,
अगली शाम को जब वो आकर बैठी तो उसने पहला ही सवाल किया, मैडम जी इतवार को आप कहीं नहीं जाती हैं का? मैडम जी ने इसका जवाब भी हंसते हुए दिया, क्यों, तुम कल भी वेट कर रहे थे क्या? उसने इस बार मैडम जी की हंसी पीछे घूम कर देख ली। उसने भी हंसते हुए बस इतना ही कहा, अरे नहीं, मैं तो रोज ही इस टाइम यहीं होता हूँ। उस दिन मैडम जी ने पूछा था, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? एकदम डायरेक्ट पूछे गए इस सवाल के लिए वो तैयार नहीं था, लेकिन जवाब तो देना ही था। नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो पहले पैसा कमा के गांव में पक्का घर बनवाना है, उसके बाद ही शादी होगा। दूसरा सवाल आया, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, आई मीन कोई लड़की पसंद है तुम्हें? वो सकपका गया। आज मैडम जी को क्या हो गया? उसने कहा, मैडम आपसे क्या झूठ बोलूं, गांव में है एक लड़की, चंदा नाम है उसका। बात करते हो उससे? हाँ, दोपहर को फोन करती है वो, आधा घंटा रोज बात होता है। अच्छा, व्हाट्सएप पर नहीं करते? अरे मैडम, हम अंगूठा छाप हैं, ये सब नहीं चला पाते हैं। चंदा कितनी पढ़ी लिखी है? वो तो 8वीं तक पढ़ी है। अच्छा लाओ अपना मोबाइल दो, तुम्हारे फोन से उसको आई लव यू लिख कर भेजती हूँ मैसेज से। अरे नहीं नहीं, कोई पढ़ लेगा तो बवाल मच जाएगा गांव में। वो मना करता रहा, लेकिन उसने मोबाइल ले लिया और चंदा का नंबर निकालकर टेक्स्ट कर दिया, आई लव यू। मोबाइल वापस उसको दे दिया और रिक्शे से उतरकर हॉस्टल में चली गई। अगली शाम 5 बजे वो आई और उसके रिक्शे में बैठने से पहले पूछा, कोई जवाब आया? उसने मुंह बिचकाते हुए अपना मोबाइल उसे पकड़ा दिया। उसने मोबाइल का इनबॉक्स चेक किया और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, क्या हुआ मैडम जी, बताइए ना। मैडम ने कहा, पहले हॉस्टल तक चलो, वहां पहुंचकर बताऊंगी। उसने उस दिन बहुत तेजी से रिक्शा चलाया, जल्दी से हॉस्टल पहुंच गया। गेट पर उतरकर उसने कहा, जानते हो चंदा ने क्या लिखा है जवाब में? उसने कहा, मुझे कैसे पता होगा, बताइए ना। मैडम ने कहा, उसने लिखा है कि सच बताना कमीने, रोज शाम को जिस कमीने को रिक्शे पे बैठा कर ले जाते हो, उसी से सीखे हो ना ये लिखना। यह कहकर वो हंसते हुए अंदर चली गई, लेकिन वो गुस्से में उबलता रहा। अगली दोपहर तक उबला और जब अगले दिन चंदा का फोन आया तो फोन पर बहुत झगड़ा हुआ दोनों का। उस दिन शाम को वो उदास था। मैडम ने आते ही कहा, लड़ लिए ना तुम दोनों? वो चुप रहा। मैडम ने कहा, मैंने तुम्हारे फोन से चंदा का नंबर ले लिया था उसी दिन, मैं उसको समझा दूंगी, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अगली शाम 5 बजे वो मेट्रो से निकली, रिक्शे के बिल्कुल पास पहुंच गई, लेकिन वो मोबाइल में कुछ देख रहा था। पास पहुंचकर उसने देखा तो वो मैसेज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैडम ने कहा, ओ रिक्शा खाली हो? अब उसका ध्यान टूटा, शर्मा गया। मैडम ने कहा, लाओ दिखाओ क्या मैसेज आया है। उसने कहा, हाँ, लेकिन यही बता दीजिएगा, ये नहीं कि हॉस्टल पहुंचकर बताएं। मैडम ने मैसेज पढ़ा, आई लव यू टू। उसने कहा, मतलब? मैडम ने जवाब दिया, तुम हॉस्टल चलो इडियट। उसने कहा, मतलब? मैडम हंस पड़ी और वो उनको हंसते हुए देखता रहा। प्यारी कहानी, मासूम कहानी, कोई बनाव, कोई दुराव, कोई छिपाव नहीं। और यकीन मानिए, जब मैं ये कहानी पढ़ के मतलब पूरी कर पाया था, तो तब मैं भी इसी तरीके से मुस्कुरा, जैसे अभी स्क्रीन पे जो लोग दिख रहे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने पूछा कि क्या पढ़ के हंसी आ रही है तुम्हें? तो मैंने बगैर कुछ कहे हुए किताब दे दी थी कि ये कहानी पढ़ो। तो पढ़कर उसे भी हंसी आ गई कि जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें बहुत कोमल भावनाओं को बहुत सपाट और सटीक तरीके से कहा गया। और खास करके सच बता कमीने, उसी कमीने ने सिखाया है ना, जिसे रोज लेकर जाते हो। तो जो एक स्त्री स्वभाव है, जिसमें आधिपत्य, अधिकार और किसी दूसरे के क्या कहते हैं, सीन में आते ही थोड़ी सी जलन भी, वो तमाम चीजें उतने देर में ही नजर आ जाती है। तो भाई साहब, ये बताइए कि ये महसूस किया, देखा या सुना? देवेश भाई। भाई साहब, स्त्री स्वभाव शब्द पे आपत्ति है, ये हम सबका स्वभाव है, प्रेम में ओके, आदमी आई आई न्यू कि ये आएगा, एकाधिकार ये वाली। आएगा, मुझे पता था। बाकी मैंने 3 सवाल पूछे, ये देखा, महसूस किया या सुना? तीनों हो सकता है। तीनों हो सकता है। दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस।
पता था कुछ ऐसा ही पॉलिटिकल से जवाब दीजिएगा। अशोक सर हमारे आलोक साथ मिश्रा हैं। आलोक मिश्रा जी लिख रहे हैं, दाह कहते हैं क्या इनको। कहते हैं जो इन्होंने प्रेम में मैंने अपना अनुभव लिख दिया अपना अनुभव लिख दिया। अशोक तिवारी सर हमारे साथ जुड़े हैं और मुझे अरे सर लगता है को कि कुछ प्रणाम, जोड़ना चाहेंगे सर। अशोक अशोक सर। सर को प्रणाम। नमस्कार नमस्कार देवेश जी, मुरारी सर, चंदन सर, अशोक जी, क्या बात है। नमस्ते। रोहा जी नमस्कार। दरअसल मुझे लगता है कि जो सवाल आपने पूछा चंदन जी, थोड़ा शरारती भरा सवाल था। एक राइटर से ये पूछना कि वो कहानी क्यों लिखी गई है, कहाँ उसका बीज है, ये थोड़ा सा शरारत थी, है ना, चुलबुली चुलबुली शरारत थी। एनीवे, हर कहानी का मुझे लगता है कि कोई ना कोई स्रोत तो होता है, कहीं ना कहीं से होता है, देखा हुआ हो, अपने साथ व्यवहार में आया हुआ हो, डेफिनेटली। लेकिन मुझे ये कहानी सुन के लगा कि कितने सटल तरीके से, कम शब्दों में जो बात कह दी गई, वो शायद मन को छूती है। मैंने नहीं पढ़ा देवेश जी को, मैं बिल्कुल ना इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये चीजें बड़ी छोटी छोटी कहानियों के जरिए हम ना इतनी चीजें ले पा रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल है ये तो जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए। और आई थिंक मुझे लगता है कि बगैर देवेश जी से पूछे हुए कि ये कहानी क्यों आई वजूद में, शायद देवेश जी जब थोड़ा और ऊंचे कद के हो जाएंगे, डेफिनेटली, और भी बहुत सारी किताबें जब हमारे बीच में आ जाएंगी उनकी, तब आपके शायद मुंह वो में घी बताया करेंगे। शक्कर, आपके तब मुंह वो में घी बताया करेंगे, शक्कर। है ना, तब वो बताया करेंगे ये नहीं, ये कहानी तब मैंने लिखी, तब ये किया, तब आई थिंक वो तब मुझे लग सर रहा है अच्छा कि भी लगेगा, मतलब मैं जो भी जवाब मानू दूंगा उस समय वो ऑथेंटिक माना जाएगा। या है, मैं क्यों समझ रहा भूल हूँ इस जाते चीज को। देवेश भाई, हम जैसे लोग तब भी होंगे आपके आसपास। तो तो मुझे लगता है चर्चा बहुत अच्छी हो रही है। इस चर्चा को एक सुनने के कहानी लिए मैं भी चंदन जी, पढ़ूंगा अगर आप लोग इजाजत देंगे तो। चंदन पहले जी, अशोक भाई बिल्कुल। क्या कह रहे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चंदन जी, हाँ मनोज हाँ जी हैं शायद, मनोज 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 पांडे। पांडे जी जी कुछ हैं। जी हाँ जी, जी। जी, पांडे आदेश सर हैं। करें सर, आदेश करें। अ, मेरे बड़े प्रिय गुरु हैं डूंगा देवेश। तो ऑन करा। हाँ, हाँ बोलिए गुरु। सिद्धावस्था में हूँ इसलिए नहीं ऑन कर रहा था। अच्छा, ठीक है। ओके। अ, देवेश की कहानियों को आप इस तरीके से पढ़िए कि एक किस्सागो आपके बीच आ गया है। और मैं तो प्रस्तावित ये करता हूँ कि देवेश की कहानियों को आप पढ़ते समय देवेश को किनारे कर दीजिए और बिल्कुल फिर सर। कहानियां उनकी पढ़िए। तो लगेगा ये कि ये कहानियां हमने हमारे आसपास हम भी देखते हैं, लेकिन इसको एक नजर और एक क्या भाषा दे दी है देवेश ने। तो जो एक मुझे इस मामले में बहुत अच्छी बात ये लगती है कि देवेश अपनी कहानियों में बड़ी सादगी, जो सादगी का सौंदर्य होता है वो उभारते हैं। और कहा भी जाता है कि बहुत हल्की फुल्की कहानियां होती हैं, लेकिन हल्की फुल्की कहानियां अंत में जो जहां जाके खत्म होती हैं, वहां जीवन का एक सच या जीवन की एक संवेदना को तुरंत आपके सामने लाके खड़ा कर देती हैं। वहां से आप चुप हो जाते हैं। कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि अरे, ये अब तक तो हंसते खेलते आ रहे थे, हंसी आ रही थी, और ये जो अंत कर रहे हैं, ये जहाँ खत्म हो रहा है वहां थोड़ा सा रुक जाते हैं आप कि ओह, ये तो सोचने वाली बात तो यहाँ थी। ये सारा कुछ जो वर्णन चल रहा था, ये हाथ पकड़ के कहाँ ले जा रही है, वो आपको समृद्ध करती है। और देवेश को मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो इस दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जो एक गांव का किस्सा गो है, वो मेट्रो में घूमने लगा है, और उसने उस वो सारी कहानियां ऐसी नहीं है जो किसी और कलेवर में ना मिली हो आपको, बड़ी कहानी के तौर पे या किसी हल्के फुल्के कहानी के तौर पे। लेकिन मेट्रो से जोड़ के देखने का मतलब यह है कि जीवन, मेट्रो में जो एक रास्ता होती है, आदमी जाता है केवल, उसके पास तो एक कार्यक्रम होता है ना कि इस स्टेशन से उस स्टेशन पे उतरना है। इस बीच में अगर ऐसे क्षणों को, ऐसी स्थितियों को आप पहचान ले रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रचनात्मकता है, और उस नीरस यात्रा को जीवन से भर देने वाली है। अब तक इस तौर पे मेट्रो को किसी ने नहीं देखा था। बाकी विकास का पैमाना, चाहे गति का पैमाना, चाहे सुविधा का पैमाना, सब कुछ माना गया था, लेकिन उसमें जीवन भी होगा, जीवन के संवेदनाएं भी होंगी, जीवन की क्रूरताएं भी होंगी,
वो पहचानने का। हो सकता है न हो वहां, जरूरी नहीं है कि वो सारी घटनाएं सही हैं। मैं सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि वो सच है। कहीं और की घटना भी उसको उसको वहां इम्प्लीमेंट, वो प्रोजेक्ट करके वो चीजें कहने का एक बहुत बेहतरीन तरीका। और उससे होता क्या है कि हम लोग साहित्य जब पढ़ते हैं तो बड़ी दिग्विचित्र स्थिति होती है, अपने आप को विद्वान मान लेते हैं। तो लेकिन जो ये कहानियां होती हैं आपकी, जो वो सामान्य पाठक, उसको किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है कि अब आप पढ़ लिख के आइए, बहुत विद्वान होके आइए, तब मेरी कहानी पढ़िए, आलो वो कीजिए। जो कहना चाहते हैं, जो हम समझना चाहते हैं, एक बहुत अ, जैसे जिसको कहेंगे, वो शब्द तो नहीं मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जो ऐसे लोग जिनको आप समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं जानते, वो भी इन कहानियों को पढ़ के बेहतर हो सकते हैं, अपने आप को बेहतर महसूस कर सकते हैं। तो इस मामले में देवेश की ये कहानियां अपने आप में कहाँ आपको हंसा, तब सोचो कि कई बार देखा है कि वो जो फुटपाथ के नीचे जो बच्चे सो रहे हैं, या कोई और एक दो कहानियां और याद आ रही हैं मुझे, जिसमें वो बहुत विचित्र स्थिति है, वो आपको परेशान करने वाली स्थिति है, लेकिन वो अंत में खोलते हैं उसका सूत्र, देवेश, और उससे आदमी चुप हो जाता है, फिर सोचने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यही इस कहानियों की सफलता है। अब प्रेम की जो स्थितियां होती हैं, वो तो आप उससे भाग ही नहीं सकते। प्रेम की स्थितियां तो आपको जकड़े हुए हैं हर जगह, चाहे वो कहीं भी हो, जंगल में हो तब भी आप लिखेंगे प्रेम पे। तो ये देवेश को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यापक साथियों के बीच में जो हम्म, अगर मुझे स्वतंत्रता दें तो मैं कह दूं कि बहुत कुपड़ समाज होता जा रहा है। तो तो वहाँ वहाँ अगर देवेश की कहानियां पढ़ी जा रही हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और सबको सुना, सबने बहुत बारीकी से पढ़ा है, मैंने इतनी बारीकी से नहीं पढ़ा है। साथ में रहते हैं ना, जो दिया दिया आप तले घर के अंधेरा। आदमी है ना इसलिए। चलिए, धन्यवाद। देवेश थैंक यू। भाई, आप कहानी साझा करना चाह रहे थे एक, तो अशोक भाई की इजाजत हो तब तो करूं। अशोक भाई कहाँ चले गए? अच्छे आदमी थे यार, कहाँ है? बुलाइए उनको। अशोक सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट पे हैं आप, अशोक म्यूट पे सर अशोक भाई। कर म्यूट दिया, करके म्यूट ही कर दिया। बोले जा रहे हाँ 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 हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एक पंक्ति पढ़ूंगा, फिर आप किस्सा पढ़िएगा अपनी पसंद का इसमें से, कि एक उस पे मेट्रो जब जा रही है अंडरग्राउंड, तो सिग्नल जा रहा है बार बार, और जब सिग्नल जा रहा है तो लोग परेशान हैं, तो एक अखबार पढ़ रहे हैं, और अखबार में पढ़ते हैं कि भाई बीएसएनएल कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है अभी तक। तो एक छोटी छोटी लाइन है ना, मुझे बहुत अच्छी, मैंने इनको कई बार अंडरलाइन कर लिया। अब मैं सोच रहा था मैं इस किताब को पढ़ के ना किसी को गिफ्ट करूंगा कि भाई ये पढ़ो, पर अब नहीं करूंगा कि मैंने इसमें इतना सारा लिख दिया है कि अब इसको दूसरा कोई पढ़ेगा नहीं। चलिए देवेश भाई, आप शेयर कीजिए। एक किस्सा है भाई। मुझे लगा गंभीर बातें बहुत हो गई हैं, तो हल्का हल्का फुल्का इस चलिए। तरह की चीजें, हाँ, हल्का हल्का। विधानसभा मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से निकलकर 10 कदम पीछे जाकर पुराना सचिवालय की तरफ रास्ता गया, ये तो हम सब जानते हैं, जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही मुफीद है। इतने पेड़ पौधे हैं कि कुछ जलते हुए बदन तरुवर की छाया में बैठे दिख जाते। दुनिया की परवाह करने की इन्हें जरूरत नहीं होती, और जो भी दुनिया वाले इन्हें देखते हुए वहां से गुजरते हैं, वे भी कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि इस तरफ वे अपने किसी काम से ही आते हैं। उनके दिमाग पहले से ही काम के चक्कर में उड़े रहते हैं। लेकिन इस जलते बदन वाले जोड़े को जिनसे सावधान रहना चाहिए था, वह थे बंदर और मच्छर। परंतु शायद वे पहली बार स्कूटी से इस वीराने की तरफ आए थे, और जरा सी आड़ दिखते ही दोनों ने अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए। उन्होंने सोचा होगा कि इधर से कम लोग गुजरते हैं, यह सटीक जगह है। लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए था कि सारे बंदर विकसित होकर इंसान नहीं बन गए, कुछ अभी भी पेड़ों पर गुलाटियां मारते रहते हैं। बचे मच्छर तो हा, वो तो हम हिंदुस्तानियों के हर सुख दुख में हमेशा साथ बने रहते हैं, खून का रिश्ता है उनका हमसे। तो एक जोड़ा मेट्रो की दीवार और विधानसभा की दीवार के बीच वाली गली में बैठा था। उनकी स्कूटी मेट्रो गेट के ठीक सामने खड़ी थी।
अब मेट्रो स्टेशन की दीवार है तो शीशे की, अतएव जोड़ा जितनी गोपनीय जगह उससे मानकर एक दूसरे में गहरे बैठ जाना चाह रहा था, वो जगह उतनी गोपनीय थी नहीं। ऊपर पेड़ पर बैठा हमारा एक पूर्वज पूरे मामले पर नजर बनाए हुए था। धीरे धीरे वो पेड़ से नीचे उतरा और एक दूसरे में न जाने क्या तलाश रहे जोड़े के बगल से नायिका का दुपट्टा और नायक का मास्क लेकर चुपचाप पेड़ पर जा चढ़ा। जोड़े को पता नहीं कि ये कब हुआ। भला हो उसका जिसने नायक के मोबाइल पर कॉल किया। जेब में पड़ा मोबाइल बजते ही दोनों एक दूसरे से अलग हुए। जब नायक मोबाइल पर बात करने लगा तब नायिका का ध्यान इस बात पर गया कि अनुसंधान कार्य में जुटने के पहले अपना दुपट्टा जहां रखा था वो वहां नहीं। वह जोर से चिल्लाई, राहुल। मोबाइल पर बात कर रहे राहुल ने चुप रहने का इशारा किया और क्या हुआ पूछने का इशारा एक ही हाथ से किया। नायिका ने इशारे से दुपट्टे के बारे में बताया, लेकिन नायक को वो एक रोमांटिक इशारा लगा। उसने बस दांत चिया दी। जब तक नायक बात करता रहा नायिका इधर उधर चकर मकर देखती रही। हर तरफ निराशा और मच्छर फैले हुए थे। 5 मिनट तक बात करने के बाद नायक ने पूछा कि क्या हुआ। सब जानने के बाद नायक भी परेशान हुआ। अब नायक गली में खोजने लगा और नायिका ने दुपट्टे के उद्भव, विकास एवं महत्व के बारे में बताना शुरू किया, जिसका लब्बो-लुआब यह था कि उपरोक्त दुपट्टा उसकी दीदी का था, जिसे उसके होने वाले पति ने उसके बर्थडे पर लाजपत नगर से दिलाया था। और आज बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद नायिका दीदी से वो दुपट्टा लेकर आई थी। अब दोनों को पसीने छूटने लगे। अचानक नायक का मास्क ऊपर से नीचे गिरा। चारों आंखें ऊपर उठी और दो आंखों के नीचे वाले मुंह से चीख निकली, नहीं। ऊपर बैठा बंदर दुपट्टे में से सितारों को नोचकर आसमान में वापस भेज रहा। नायिका रोने लगी, राहुल प्लीज कुछ करो। राहुल अपने मास्क को देख रहा था, क्या करता। हुर्र हुर्र टाइप की कुछ आवाजें निकाली, लेकिन कपी ने कोई लोड नहीं लिया। वो पूर्ववत सितारों को आकाश गंगा में भेजता रहा। 3-4 रिक्शे वाले आए, उन्हें माजरा समझ में आ गया तो उन्होंने मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन किसी के भी हाथ बंदर की गरेबा तक नहीं पहुंच रहे थे। एक रिक्शे वाले ने एक पास पड़े 2-4 कंकड़ बंदर की तरफ उछाले तो बंदर दुपट्टे को वहीं छोड़कर दूर चला गया। दुपट्टा एक डाल में अटक कर रह गया। नायिका का दम हलक में अटक कर रह गया। एक रिक्शे वाले ने बहुत प्रयास करके दीवार पर कुछ ऊंचाई पर चढ़कर एक बड़े से डंडे से दुपट्टा नीचे लाने में सफलता प्राप्त की। राहुल ने बड़ी जिम्मेदारी से उस डंडे से दुपट्टा निकालकर नायिका को दिया। आंसुओं से भरी आंखों से नायिका ने देखा तो दुपट्टे में हुए छेदों से पूरा माल रोड दिख रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगी। रिक्शे वाले दूर चले गए। नायक का मोबाइल फिर बजा, लेकिन इस बार उसने जेब के बाहर से उसका गला दबाकर चुप करा दिया। अब नायिका की मुसीबत यह है कि जाके दीदी से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। वो बैठी रो रही है, नायक मच्छर मारा। बहुत मैं म्यूट पे शानदार, था क्या? बहुत बहुत बेहतरीन है। आई थिंक इस कहानी के जरिए जो आपने एक उम्मीद जगाई है तमाम पाठकों में कि और इस तरीके की कहानी होंगी। राइट। मुझे लगता है कि इसी ऐसी बहुत उम्मीद सारी के कहानियां हैं। साथ ऐसी बहुत सारी नहीं, कहानियां हैं। चंदर भाई पूछेंगे कि क्यों लिखी, अपना अनुभव था क्या था? नहीं भाई। हाँ बहुत हाँ हाँ। बहुत कहानियां हैं तो ऐसी। हाँ। मतलब मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये 105 किस्से हैं इसमें। 105, 4 है, 5 है, हम्म 106, 106 हाँ, इसको कहानियां हैं। और हम्म इस 106 कहानियों में जो हम्म पाठक है वो हम्म। किसी भी क्लेवर की कहानी चाहता हो। राइट राइट। जैसे मुझे चाहिए कि हम्म मैसेज क्या दे रही है, तो बहुत हम्म। सारी कहानियां हैं जिसमें मैसेजेस हैं। किसी को बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। कि कुछ प्रेम प्रसंग मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, तो बहुत सी हम्म कहानियां हैं जो प्रेम प्रसंगों पे हैं। घर हम्म की छोटी छोटी कहानियां हैं। एक कहानी है इसमें कि मैं भारतीय रेलवे से उतरकर दिल्ली मेट्रो में सवार हुआ हूं, तो सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो उसी ट्रेन से उतरकर मेट्रो स्टेशन की तरफ आए हैं। उन्हीं में से एक हम्म नवविवाहित जोड़ा है जो लगभग मेरे साथ ही मेट्रो में सवार हुआ है। दुल्हन पहली बार दिल्ली आई है और मेट्रो की चकाचौंध कर रही है। पति ने बैठने का इशारा किया तो वो बोली कि हम बैठ सकते हैं। अब
पति ने कहा बिल्कुल, कहा है नहीं, बैठो ना। दुल्हनिया ने अपनी समस्या बताई कि माई समझाई थी कि बड़ी जात वालन के बराबर में ना ही बैठना है। तो पति कहता कि यार ये कोई गांव थोड़ी है। तो एक शहर को कोसा भी नहीं जा सकता है हर बार ना। शहर में कुछ हम्म अच्छाइयां है कि जो चीज गांव में बहुत उभर कर सामने, ऐसा नहीं है शहरों में नहीं है, लेकिन हम्म वो थोड़ा कम है। तो जो मैं पहले बात कर उस रहा था उस कि उस कहानी में भाई एक आखिरी लाइन है कि इसी मैं समय एक वही बच्चा वही मैसेज। वही मैं वही पढ़ रहा था अभी, आगे आगे पहुंच रहा था कि जो लास्ट है, इन्होंने कहा कि अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे हैं। दुल्हनिया आश्चर्य के साथ सब कुछ देख रही है। ठीक बगल में बैठा एक भाई किसी को फोन पे हैप्पी रिपब्लिक डे बोलता है कि उस दिन 26 हम्म, जनवरी। बहुत तो अब खूबसूरत। हम इन चीजों को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो हम्म पाठक के नजरिए पे और उसकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है कि तुम कहानी से क्या लेना चाहते हो। एक कहानी है जी इनकी इसमें कि एक सरदार जी अपने बच्चे को, जो है वो बच्चे सवाल पूछ रहा है तो उसको जवाब दे रहा है कि शालीमार बाग क्यों है, नाम तो किसी ने शाली मार दी है अपनी, इसलिए शालीमार बाग है। और इस तरह से वो पटे जवाब जो है वो देता जा रहा है। तो हम्म इसको दोनों नजरिए से देख सकते। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा तो पहली बार मैंने इसको ए जोक की तरह पढ़ा कि ये कुछ हम्म जोक है चल रहा है, और थोड़ी देर हंस हम्म लिया। जब मैंने हम्म दोबारा पढ़ा तो मैंने हम्म उसको ऐसे पढ़ा कि बच्चों के पास बहुत सारे सवाल हैं, हम्म लेकिन आपके पास उनके लिए एक सही जवाब होना चाहिए। ऐसे अटपटा जवाब नहीं होना चाहिए कि 10 जवाब हम्म देने के बाद आप थक जाओ कि अब क्या बोलूंगा। तो इससे हम्म, बेहतर है कि आप ये बोल दो कि भाई मुझे नहीं पता कि इसका नाम ये क्यों है, चलो ढूंढ कर बताएंगे कि क्यों। बहुत तो खूबसूरत। जितनी बार आप कहानी पढ़ेंगे उतनी बार एक नया मतलब निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत मतलब पढ़ते रहे हैं देवेश भाई को, ऐसा नहीं है। अब एब्सोल्यूट थोड़ा एब्सोल्यूट। कई बार ऐसा होता है कि मित्रों की तारीफ करना बड़ा मुश्किल होता है सामने से ना। तो अब हम ये लिबर्टी ले रहे हैं कि हम कर सकते हैं हाँ तारीफ की। बहुत हाँ बहुत खूबसूरत संग्रह है ये। और पहली okay, बार मैंने जिक्र किया था जैसे रवीश का उसका हम्म इश्क में शहर होना, वो दिल्ली हम्म में है। लेकिन हम्म इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसको और कंसाइज कर दिया है, ये सिर्फ मेट्रो में है भाई। हम्म लेकिन दायरा छोटा करने के बाद भी जो हम्म इसके उसका फलक है, ये हम्म, का जो फलक है वो बहुत बड़ा है। वो पूरे देश को समेट रहा है, समस्याओं को ढूंढ बिल्कुल। रहा है, प्रेम ढूंढ रहा है, प्रेम प्रसंग ढूंढ हम्म रहा है। हंसने हम्म वाले बहुत किस्से आप पढ़ेंगे तो लड़का लड़की हम्म। अब जैसे नजदीक आती तो उसके मुंह से गुटखा की बदबू आ रही है। वो उससे नहीं छूट रहा है, उससे नहीं अशोक छूट रहा भाई, है गुटखा। अशोक भाई सारे ब्लूपर एक साथ नहीं दे देने हैं, कुछ हम हाँ बातों हाँ की भी छोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है चंदन जी कि हाँ, हमने ऑलरेडी नहीं नहीं, हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनका बहुत वक्त लिया, और कहानियां इतनी शानदार और चर्चा इतना शानदार चला कि कैसे करीब 1 घंटा 15 मिनट बीत चुका है हमें पता नहीं चला। एग्जैक्टली। आ, और इस बातचीत को जो मिस कर गए हैं, जो आगे देखना चाहेंगे, तो ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह ये बातचीत फिर से अवेलेबल रहेगा। मैं चाहता हूं कि कुछ आखिरी टिप्पणी आप में से कोई भी करना चाहते हैं तो करें, और हम पाठकों से यहाँ विदा लें और उनसे एक आग्रह दो करें साथी कि जुड़े हैं, अब अगर वो भी कुछ नए हाँ नए जो कुछ हमारे साथ सुझाव लोग जुड़े हैं, हम 5 मिनट दे सकते हैं वहां पे कि भाई कोई बात हाँ रखना उनका चाहे तो हम सुझाव लोग भी, हाँ। ओपन है बिल्कुल, है ना। ओके ओके ओके। अगर कोई कुछ टिप्पणी करना चाहे, और आलोक भाई, अदरवाइज। यही सही मौका आलोक है, जो जी, आप लिख रहे थे अनम्यूट करके बोल डालिए। हाँ, लेकिन वीडियो ऑन करने को मत कहना बस। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। क्यों पूर्वज मिल गए थे क्या आलोक भाई? वही हाँ, अभी बहुत इस है, समय मैंने सुना। साम्यता है उनसे। तो भाई देवेश कोई बात। भाई जो हमारे मेट्रो मैन है, और मेरे घर में तो इनको पुद्दन नाम से जाना जाता है, क्योंकि हाँ, मैंने यही हम्म होता कहानियां है सुनाई पूरा। हैं इनकी। तो लिखते बहुत अच्छा है। अभी इतनी अच्छी बातचीत हुई है। एक गद्यकार को एक कवि ने घेर ही रखा था, हमने सुना ही 1 घंटा पूरा। बहुत अच्छी बातचीत रही। और सही कहा अशोक ने बाद में कि दोस्तों की प्रशंसा करना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर सच में जिस शैली में लिखते हैं देवेश, वो अपने आप में बड़ा अनोखा है। एक एक मतलब कटाक्ष भी कई बार होता है उसमें, एक चुटकी लेना भी होता है। तो बहुत अच्छी भाषा है इनके पास गद्य की। और मैं तो मतलब फेसबुक पे ज्यादा रहता हूँ, सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म की बजाय।
तो वहाँ वेट करता हूँ कि देवेश का कोई पोस्ट आएगा। आजकल संसाधक महोदय चल रहे हैं वहाँ, तो वो हम लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो बहुत शुभकामनाएं देवेश को। दूसरी किताब है, दोनों ही किताब लाजवाब रही। मैंने भी उसमें कमेंट में लिखा ना, मेट्रो मैन एक हुआ करते थे ई श्रीधरन, अब मेट्रो फेम देवेश जी हुआ है हमारे सामने। तो बधाई देवेश भाई को बहुत सारी। और इस किताब को तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आगे और भी बहुत सारी इनकी आनी है, आएंगी तो और भी पढ़ी जाएंगी। बधाई देवेश भाई। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। देवेश भाई के लिए हम्म। मुरारी जी, और अगर कोई? हाँ हाँ। कमेंट आप कि देवेश हम शिक्षकों को एक सीख देता है कि देखने के कई नजरिए हो सकते हैं, दुनिया को कई एंगल से देखा जा सकता है, और यही हम अपने बच्चों तक ले जाएं कि दुनिया एक रंगी नहीं है, एक जैसा नहीं है, बहुत सारे रंग है। उन रंगों में आपको जो लगता है सही और सटीक, उसको चुनिए, एक्सप्लोर कीजिए। यही देवेश की जी, ये मेट्रोनामा हमें सिखाती है। बहुत खूबसूरत, बहुत और थैंक यू भाई। अगर बेहतरीन। 2 सेकंड का प्रिविलेज मैं ले लूं यहाँ पे थोड़ा सा, जरूर तो जरूर भाई जरूर। ये कहानियां जो लोग सुन रहे हैं ये बहुत महंगी भी हैं। अगर 500 कहानियों में ऑन एवरेज 60 रुपए खर्चा हुए हैं, तो 30,000 रुपए तो मेट्रो का किराया लग गया है। इसलिए हम देवेश भाई से पार्टी नहीं मांग रहे हैं, बस उस दिन किताब नहीं खरीद पाया था, तो जब दोबारा मिलेंगे तो इस पे ऑटोग्राफ मांगेंगे, लेकिन बहुत गंदी कर दी मैं अंदर लिख लिख के। तो कोई नहीं, हम इसी भी ऑटोग्राफ ले लेंगे। बहुत बहुत बधाई देवेश भाई आपको दूसरी किताब के लिए। आप जल्दी जी थैंक यू से एक अशोक और भाई। किताब लिखें, है ना। थैंक यू। जी। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई। और ये कितनी खुशी की बात है कि हम इस तरीके से उभरते हुए साहित्यकारों को अपने साथ देख रहे हैं। दो तीन तो सामने हमारे मतलब स्क्रीन पे हैं। देवेश भाई आप हैं, अशोक जी हैं, आलोक हैं, अशोक तिवारी सर दोनों इस अशोक समूह जी का हैं, नेतृत्व कर रहे दोनों हैं। अशोक जी अशोक जी, हाँ, हैं। अशोक तिवारी सर तो नेतृत्व कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और आई होप कि आने वाले 5-10 सालों में एक ऐसा साहित्य का निर्माण हो कि हम सब उसके साथ बंधे हुए फील करें। वो कर ही रहे हैं, वो और बड़े लेवल पर एक बड़े समाज का निर्माण हो जो इसमें रुचि रखे। तो आप सबने बहुत शानदार चर्चा की, और सबसे अपील है कि इस किताब को जरूर पढ़ें, खरीदें। और इसके साथ ही इस चर्चा को हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। ये अवेलेबल रहेगा फेसबुक और यूट्यूब पे भी बाद में भी, देवेश भाई आप जिसके बहुत साथ भी चाहें शुक्रिया। शेयर कर पाएं। हाँ, शेयर तो कर सकते सबका हैं इसका बहुत बहुत लिंक। शुक्रिया। जी जी। बहुत शुक्रिया भाई, ओके। आप मुलाकात सबका। होती है बहुत जल्द बिल्कुल। दोबारा। जी। ओके। ओके भाई। थैंक Okay.